हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाय रोहित में। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 1.4 का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। क्या पढ़ते हैं? वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, मतलब वास्तविक संख्याओं, संक्रियाओं का मतलब होता है संक्रियाओं। संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, है ना। तो क्या पढ़ना? संक्रिया। संक्रिया मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग पढ़ना। किन का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग? वास्तविक संख्याओं। वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती? परिमेय और अपरिमेय से मिलकर जो संख्याएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग पढ़ना है ना। तो पढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। मतलब हमें पढ़ना है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर जोड़ना। तो हम एक परिमेय संख्या लें। परिमेय संख्या कोई भी संख्या ले लें, जैसे जी क्या है? परिमेय संख्या है ना। कोई आप 4/5 जी एक है परिमेय संख्या। इसमें हम एक जोड़ दें अपरिमेय संख्या, जैसे कर्णी 3। हम जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं जो अंडर रूट के अंदर होती हैं और वो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो, वो क्या कहलाती है? हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हमें जोड़ना है परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं में क्या जोड़? ये हमारी परिमेय संख्या 4/3। हम इसको जोड़ेंगे तो उत्तर क्या होगा? उत्तर हमारा जी होगा, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या नहीं जोड़ती। क्यों? कब जोड़ेगी? जब इसके साथ भी कर्णी 3 हो, है ना। जब हम जानते हैं कि कर्णी वाली संख्याओं में जोड़ना कब होता है? जब जिन दो संख्याओं को आप जोड़ रहे हैं उनमें जो कर्णी के अंदर संख्या है वो कैसी हो? समान हो। तो इसके पास कर्णी 3 है, इसके पास तो कर्णी 3 है भी नहीं, है ना। तो किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या कभी नहीं जुड़ती। बस जोड़ना के नाम पर बस इतना होता है ना। तो इसका उत्तर यही होगा। तो हम ये समझ चुके हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ने पर उत्तर हमेशा क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या। जी कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। जब भी आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ोगे तो उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे एक और लिख लें, हमने लिखा 7/9 धन कर्णी 5। ये भी क्या है? ये है एक परिमेय संख्या और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ोगे तो आपका उत्तर यही होगा। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसका मतलब आप एक बात समझ चुके होंगे कि जब भी हम परिमेय संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें उत्तर में कौन सी संख्या मिलती है? एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। समझ पाए होंगे, है ना। एक बात। दूसरी बात, यदि किसी शून्येतर, है ना, शून्येतर का मतलब होता है शून्य से बड़ी। शून्य से बड़ी मतलब धनात्मक प्राकृतिक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं वही कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। उन्हीं का नाम है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, या हम उन्हीं को बोल लेते थे, उसी को हम बोल देंगे शून्येतर। शून्यता मतलब शून्य से बड़ी। शून्य से बड़ी कौन सी? मतलब जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो, है ना। शून्य को छोड़कर, है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम कोई अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तब भी हमें उत्तर क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसे हमने लिखा 2 धन कर्णी 5, तो इसको आप जोड़ नहीं सकते, इसका उत्तर जी होगा। क्योंकि दो संख्याएं, कर्णी वाली संख्याएं तब जुड़ती हैं जब उस दोनों संख्याओं के पास क्या हो? कर्णी हो, और कर्णी के अंदर की जो संख्याएं हों वो समान हो, है ना। तो ये संख्या नहीं जुड़ेगी। तो शून्य से बड़ी संख्या है 2 में हमने कर्णी 5 जोड़ा तो जी नहीं जुड़ेगी। इसका उत्तर इतना ही होगा। यदि हम घटाना की बात करें तो घटाना भी नहीं होगा, ये ही इसका उत्तर होगा। जैसे हमने 2 में से क्या घटाया? कर्णी 5, तो इसका उत्तर भी यही होगा, है ना। तो यदि हम क्या करें? एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं। हम एक संख्या क्या लें?
परिमेय संख्या लें और एक संख्या लें अपरिमेय संख्या, तो चाहे हम उनको जोड़ें या चाहे घटाएं, उत्तर हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका आगे हल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ क्या है? अपरिमेय संख्या जी, परिमेय संख्या है, तो इसको आप हल नहीं कर सकते, इसका हल बस यही होगा। तो संयुक्त रूप से देखा जाए तो एक पूरी संयुक्त रूप से देखा जाए तो ये पूरी संख्या क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार एक शून्य से बड़ी शून्येतर संख्या, शून्येतर मतलब कोई शून्य से बड़ी संख्या में हम अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? उत्तर एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक, एक बात समझ पाएगो। अब तीसरी बात समझते हैं। अभी आपने क्या जोड़ा? परिमेय में अपरिमेय जोड़ा, शून्योत्तर में अपरिमेय जोड़ा या घटाया। परिमेय में अपरिमेय जोड़ा या घटाया और शून्योत्तर में परिमेय जोड़ा या घटाया, तो हमेशा उत्तर क्या मिला? परिमेय संख्या मिली। अब हम बात करते हैं यदि दोनों संख्याएं अपरिमेय हों, यदि दोनों संख्याएं अपरिमेय हों, जैसे हमने लिखा करणी 3 धन करणी 5, तो इसका उत्तर क्या होगा? जे भी अपरिमेय संख्या है ना, जे भी अपरिमेय संख्या है और जे भी अपरिमेय संख्या। तो देखो ऐसे संख्याएं नहीं जुड़ सकती। करणी के अंदर जब संख्याएं अलग अलग होंगी, दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, दोनों के पास करणी है, लेकिन करणी के अंदर जो संख्या है वो अलग अलग है। करणी के अंदर जो संख्या है वो कैसी है? अलग अलग है। तो ये संख्या आपकी जुड़ नहीं सकती, इसका उत्तर यही होगा। तो हमने जब हमने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा तो उत्तर क्या मिला? अपरिमेय संख्या ही मिली, अपरिमेय संख्या। और देख लेते हैं हम, और दूसरी संख्या लेते हैं। जैसे हमने लिखा 3 करणी 12, हमने क्या लिखा? 3 करणी 12 धन 1 करणी 12, है ना, जी लिखा। तो ये क्या हो जाएंगी? 3 और 1 4। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे करणी के अंदर जो 12 है ना, दोनों के पास क्या है? 12 12 है। दोनों के पास क्या है? 12 12। 12 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो दोनों के पास 12 12 हैं, तो जी जुड़ जाएंगी। हमने क्या बताया? दो अपरिमेय संख्याएं तो कब जोड़ेंगी? जब उनके दोनों के पास क्या हो? करणी हो और करणी के अंदर की संख्या समान हो। तो देखो यहाँ पर 3 करणी 12 है, यहाँ पर 1 करणी 12, और 1 लिखते नहीं, सिर्फ हम करणी 12 भी लिख सकते हैं। तो करणी 12 जी कितनी हो जाएगी? 3 करणी 12 जी हो जाएगी 1 करणी 12। तो कितनी हो जाएंगी? और क्या जोड़ेंगे? इनके गुणांक जोड़ेंगे, 3 और 1 4, और करणी 12 ही रहेगा, है ना। करणी वाली संख्याएं कब जुड़ती हैं, या हम बोल दें अपरिमेय संख्याएं कब जुड़ती हैं? जब दोनों संख्याएं अपरिमेय हो। अपरिमेय हो मतलब करणी के अंदर बंद हो, और करणी के अंदर जो संख्याएं हैं वो समान हो। तो हमने देखा संख्याएं समान हैं, तो फिर क्या जोड़ते हैं? करणी के अंदर की संख्याएं नहीं जुड़ती, उनके बाहर की संख्याएं जुड़ती हैं। जैसे इसके बाहर क्या लिखा था? 3, इसके बाहर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो 3 और 1 4, करणी 12। समझ पाए होगे, है ना। अब हम बात करते हैं गुणा की। जैसे करणी 3 गुणा करणी 12, तो उत्तर क्या आया? 12 तिया 36, और 36 क्या होता है? 6 का वर्ग होता है। वर्ग से करणी कट जाएगी तो बाहर क्या आ गया? 6 आ गया। चूंकि जी क्या है? एक परिमेय संख्या, इसके बटे में 1 लिख सकते ना। तो देखो हमने दो अपरिमेय संख्याएं ली थी। हमने क्या ली थी? दो अपरिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि दो परिमेय संख्याएं, दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं, तो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ ना करें या घटा ना करें या गुणा करें या भाग करें तो वह परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन कब? जब दोनों संख्याएं अपरिमेय हैं, दोनों संख्याएं क्या हो? अपरिमेय हैं, तो उत्तर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। आप चाहे जोड़ना करो, चाहे गुणा, चाहे भाग, है ना, चाहे घटाना। लेकिन यदि एक संख्या परिमेय है, एक संख्या अपरिमेय है ना, यदि दोनों संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय हैं, तो उनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी हो सकता है, परिमेय भी अपरिमेय भी। लेकिन यदि दो संख्याओं में एक संख्या परिमेय है और एक संख्या अपरिमेय है, तो इनका जोड़ना करो, घटाना करो, गुणा करो या भाग करो, तो हमेशा उत्तर क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। समझ पाए होगे, है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि परिमेय संख्याओं, है ना, परिमेय संख्याओं को
कैसे जोड़ते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कैसे जुड़ती हैं, कब जुड़ती हैं, कब गुणा होता है, कब भाग होता है ना। तो देखिए इसके लिए हम आपको एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। उसके लिए आप एक काम करना, यदि आपको अच्छे से समझना है तो आप मेरे चैनल पर सर्च कीजिएगा, है ना, कौन सी वीडियो, करनी वाली संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। उसमें आपको और भी अच्छी से चीज़ें सीखने को मिलेगी, है ना। यहाँ तो हम बताएंगे जितना आपके 9वीं सिलेबस में, लेकिन आपको और क्लियरली इसको समझना है तो आप मेरी वो वाली वीडियो देखिएगा, आपको उसमें सब कुछ समझ में आएगा, है ना। फिर भी इसमें और समझते हैं। देखिए क्या करते हैं, मान लो आपके पास 2 संख्याएँ हैं, है ना, और अभी हम सूत्र की बात करते हैं, इसमें कैसे कैसे सूत्र बनेंगे, है ना। बाकी सूत्रों से अपन इस अध्याय इस प्रश्नावली को हल नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन समझो कि करना क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास 2 संख्याएं हैं ए और बी, है ना। यदि आपके पास दी है करणी ए, करणी के अंदर 2 संख्याएं दी हैं ए और बी, तो इनका गुणा दिया है। तो देखो आप इसको क्या कर सकते हो, करणी ए अलग कर सकते हो, करणी भी अलग कर सकते हो। मतलब आपके पास करणी में 2 संख्याएं गुणा में दी गई हैं, तो आप उन दोनों की करणी अलग अलग कर सकते हो। जैसे हमने ए और बी से समझा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो आपके पास करणी में लिखा है 3 गुणा 5, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करणी 3 अलग कर सकते हो, करणी 5 अलग कर सकते हो, गुणा, है ना। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, समझ पाए होगे। यदि आपके पास 2 संख्याएं हैं, कैसी हैं, ए बटे बी के रूप में लिखी हैं, करणी के अंदर हैं, एक ही करणी के अंदर दोनों संख्याएं ए बटे बी के रूप में, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, करणी ए बटे करणी बी। उदाहरण के लिए देख लें, जैसे मान लो आपके पास है 3 बटे 5 और ये एक ही करणी के अंदर बंद है, तो आप चाहो तो इनको ऐसा लिख सकते हो, क्या, करणी 3 बटा करणी 5 लिख सकते हो, समझ पाए होगे, है ना। यदि आपके पास 2 संख्याएं इस प्रकार से हैं, ये दोनों बातें आप समझ पाए होगे, है ना। यदि मान लो आपके पास ऐसा है कि एक संख्या करणी ए धन करणी बी, और दूसरे कोष्टक में है करणी ए ऋण करणी बी, है ना। तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है ए ऋण बी, है ना। यदि ऐसा है कि 2 समान संख्याएं हैं, 2 संख्याएं समान हैं, है ना, एक बार भी दोनों जोड़ना में है, एक बार दोनों घटाना में, मतलब एक बार दोनों धन में है, एक बार दोनों ऋण में है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उन संख्याओं को करणी के बाहर लिखो और ए ऋण बी कर दो। या फिर देखो वास्तव में जी क्या होता है, एक सर्वसमीका होती है ए धन बी और ए ऋण बी की, जिस सर्वसमीका होती है ए धन बी ए ऋण बी की सर्वसमीका होती है, तो क्या होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। तो देखो यहाँ पर ए की बात करें, तो क्या है, करणी ए, इस पर वर्ग लगा तो वर्ग लगा दो। ऋण बी की बात करें तो बी की जगह क्या लिखा है, करणी बी, इस पर वर्ग लगा तो वर्ग लगा दो, तो वर्ग से करणी कट जाएगी, ए बाहर आ जाएगा, वर्ग से करणी कट जाएगी, बी बाहर आ जाएगा, तो क्या आ गया, ए माइनस बी। या फिर इस सब से हम दूर ही रहें, अभी हम सर्वसमीका का उपयोग ना करें। तो देखो क्या होता है, जब आपके पास गुणा में हों, 2 संख्याओं हों और दोनों संख्याएं दोनों जी क्या हो, कोष्टक के अंदर बंद हो और गुणा में लिखी हुई, ऐसा इस टाइप का लिखा हो, तो देखो क्या होता है, पहले इसका गुणा इसमें होगा और इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा और इसमें होगा, मतलब दोनों संख्याओं का गुणा पहले इसका गुणा इन दोनों में होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों में होगा। तो देखो क्या होता है, इस ए का गुणा इस ए के साथ होगा, तो क्या होगा, करणी ए गुणा में करणी ए, है ना। फिर इसका गुणा इसमें होगा, तो जी है धन की, जी है ऋण की, धन ऋण का गुणा हुआ तो ऋण, करणी ए गुणा में क्या है, जी करणी बी, है ना। अब इसका होगा, इसका इसमें होगा तो दोनों धन धन की, तो धन, करणी बी का गुणा इसमें होगा तो करणी बी गुणा करणी ए, फिर इसका इसमें होगा तो धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, करणी बी का होगा, करणी बी होगा तो करणी बी गुणा करणी बी। देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो करणी ए गुणा करणी ए क्या हो जाएगा, ए गुणा ए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी अपन ने एक सूत्र पढ़ा अलग अलग करणी में है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और जी क्या है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक करणी में लिख सकते हैं, इसको भी हम धन, एक करणी बी गुणा करणी ए या करणी ए गुणा करणी बी करें तो क्या हो जाएगा, ए गुणा बी हो जाएगा, और जी क्या हो जाएगा, करणी बी अलग अलग लिखा है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, जी क्या हो जाएगा, ए का वर्ग, है ना। जी एक बार देखो ऋण में है, एक बार धन में है, ए गुणा बी, एक बार धन में, तो जी कट जाएगा, और जी क्या हो जाएगा, ऋण
बी गुणा बी, तो बी का वर्ग, और वर्ग से करनी कट जाएगी, वर्ग से करनी कट जाएगी, क्या आ जाएगा ए ऋण बी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि आपके पास दो संख्याएं हैं, है ना, और एक बार वो धन में है, एक बार ऋण में है, एक बार धन में है, एक बार ऋण में, और दोनों क्या हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो उसका उत्तर क्या आएगा, जी आ जाएगा, है ना। समझ पाए होगे। तो इस प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना है। तो आइए हम करते हैं डायरेक्ट सवाल, है ना। इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये था, और उसमें कुछ गुणा हैं, तो वो उन सूत्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जितना टाइम में आप सूत्रों को याद करोगे और उस पर सूत्र लगाओगे, उससे अच्छा है अपन डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। तो अपन सवालों से ही सीखते हैं कि क्या करें, कैसे सवालों को हल करते हैं ना। तो बात करते हैं प्रश्नावली 1.4 के सवालों की। प्रश्नावली 1.4 का पहला सवाल है, आपको हमसे पूछा गया है कि जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से, उन संख्याओं में से बताना है कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो पहला सवाल, पहला, है ना, किसका, पहले का पहला। बात करते हैं पहले के पहला की। तो पहला सवाल है हमारे पास 2 करणी 2 ऋण करणी 5। हमें बताना है जी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए इस 2 के साथ एक तो करणी नहीं लगी, जी कब जुड़ेंगी, जब दोनों के पास करणी के अंदर को, दोनों के पास क्या हो, करणी हो, और करणी के अंदर संख्याएं समान हो। तो देखो इसके पास करणी 5 है, इसके पास तो करणी 5 है भी नहीं, तो ये नहीं, ना ही जुड़ेंगी ना ही घटेंगी, जैसा लिखा है सेम यही उत्तर रहेगा। ठीक है, यही उत्तर रहेगा। अब देखो इसमें एक संख्या परिमेय है, एक संख्या अपरिमेय है। तो जब एक परिमेय संख्या को अपरिमेय में से, या अपरिमेय में अपरिमेय को परिमेय में से घटाया जाता है, तो उत्तर हमेशा क्या मिलता है, परिमेय। मतलब इसको आप आगे हल नहीं कर सकते हो, है ना। यदि परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या जुड़ी हुई है, तो वह संख्या भी क्या कहलाएगी, एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी। तो जी इसका उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो जी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। बात करते हैं दूसरा की। दूसरा सवाल है हमारे पास 3 धन करणी 23। एक कोष्टक में, बाहर कोष्टक में लिखा है ऋण करणी 23। तो देखिए यहाँ पर कोई संख्या का गुणा नहीं होना है, गुणा होना होता तो हम कोष्टक को लगाते, है ना। यहाँ पर किसी संख्या का गुणा नहीं होना है, तो कोष्टक को हम अलग कर देंगे। क्या आ जाएगा, 3 धन करणी 23 ऋण करणी 23। तो देखो जी धन की करणी 23 है, जी ऋण की करणी 23, एक करणी 23, एक करणी 23, एक धन की एक ऋण की, तो दोनों कट जाएंगे, दोनों एक इसमें से जी घट जाएंगे, तो जी अलग हो जाएगा। बच जाएगा क्या हमारे पास, 3 बच गया ना आपके पास, और 3 बचा है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो इसके चाहे बटे में हम चाहें तो 1 लिख सकते हैं। तो 3/1 हो गया, जी क्या बन गई हमारी एक परिमेय संख्या। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या, है ना। बात करते हैं किसकी, तीसरा की। तो तीसरा सवाल है हमारा क्या, कि 2 करणी 7 बटे 7 करणी 7। तो देखो जी अपरिमेय संख्या होती, लेकिन क्या है यहाँ पर क्या लिखा है, करणी 7 बटे करणी 7। तो करणी 7 से करणी 7 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, 2/7। तो 2/7 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। जी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चल बात करते हैं चौथा की। चौथा सवाल है 1/2। तो इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। 1/2 जी क्या हो जाएगी, देखो इसके साथ जी तो परिमेय, जी क्या है, 1 है, लेकिन इसके बटे में क्या है, करणी 2, और करणी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इसकी वजह से ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चल बात करते हैं पांचवा की, है ना, भी की बात करते हैं। भी नंबर का सवाल है हमारा 2 पाई, है ना, 2 पाई। तो देखो जी 2 तो क्या है, सिर्फ 2 की बात करें, 2 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो इस परिमेय संख्या में क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या का गुणा हो रहा। तो पाई का 2 में गुणा हुआ तो क्या आ गया, सिर्फ 2 पाई आया, है ना। और जी पाई हटने वाला नहीं है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए इसने पूरी संख्या को क्या बना दिया, अपरिमेय संख्या। तो जी क्या हो जाएगी हमारी, अपरिमेय संख्या। समझ पाए होगे, ये थे हमारे 1.4 का पहला, ये दूसरा,
ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। समझ पाए हो। बात करते हैं दूसरा की, है ना। क्या दूसरा के सवाल क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को क्या करना है, सरल करना है, मतलब इनका हल करना है। तो सवाल है हमारा, जैसे पहले सवाल की बात करें, क्या है, 3 धन करनी 3, ये क्या है, दूसरा का पहला है। क्या है, 3 धन करनी 3 और दूसरे कोष्टक में है 2 धन करनी 2, है ना। ये है सवाल। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है ना। तो हल करने के लिए देखो क्या होना है कि इसका गुणा इन दोनों में होगा। पहले 3 का गुणा इसमें होगा और इसमें होगा, फिर इसका गुणा, है ना। सूत्र भी होते हैं लेकिन अपन सूत्र से ना करके डायरेक्ट करते हैं। देखो क्या करते हैं, पहले इसका गुणा इन दोनों में कर दो, तो 3 का गुणा पहले इसका गुणा इन दोनों में होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों में होगा, है ना। तो 3 का गुणा 2 में होगा, तो 3 दूनी 6, जी क्या लिखा, जी धन, जी धन, तो धन धन का गुणा हुआ, तो धन। 3 का गुणा इसमें होगा। तो देखो हमने हम आपको फिर से आग्रह करते हैं कि आप इन सवालों को, इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आप मेरी वो वीडियो अवश्य देखिएगा, करनी की संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग, उससे ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो 3 का गुणा इसमें होगा, तो देखो गुणा हो जाता है, भले ही करनी के अंदर संख्याएं हो चाहे ना हो, या एक के पास करनी हो एक के पास करनी ना हो, तो बाहर का गुणा जब करनी की संख्याओं का गुणा करनी की संख्याओं के साथ या बिना करनी की संख्याओं के साथ गुणा होता है, तो करनी के अंदर का गुणा करनी के अंदर और बाहर का गुणा बाहर। तो इसके पास तो करनी है ही नहीं, है ना। तो इसका गुणा किसके साथ होगा, इस करनी, देखो इसका गुणा 2 के साथ हो गया, 3 दूनी 6। अब इसका गुणा इसके साथ होगा, तो इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 3 एकम 3 और ये क्या है, करनी 2, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 करनी 2। फिर इसकी बात आई, इसका गुणा होगा इसके साथ, तो इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, धन 1 का गुणा होगा 2 में, 1 दूनी 2 और करनी 3 तो है, तो वो साथ में रहेगी, है ना। अब जी धन का धन धन का गुणा होगा, तो धन का करनी के बाहर का गुणा बाहर, तो 1 का गुणा 1 में, 1 एकम 1 और 1 लिखते नहीं है ना, वो तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा था। करनी 3 का गुणा होगा 2 में, तो 3 दूनी 6। तो जब गुणा करते हैं करनी वाली संख्याओं का, तो करनी के अंदर की संख्याओं का गुणा होता है करनी के अंदर से और बाहर का गुणा होता है बाहर से। तो देखो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, इसका उत्तर जी रहेगा 6, इसका उत्तर जी रहेगा, क्योंकि अब इस जी आगे आप हल नहीं कर सकते, क्योंकि इस 6 को जोड़ने के लिए क्या है, कोई बाहर 6 है नहीं, है ना, अलग से संख्या। जे इसके साथ जोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें इसके अंदर जो इसकी जो करनी के अंदर 2 है, यहाँ करनी के अंदर 3 है, तो करनी के अंदर संख्याएं समान नहीं है। और कब जुड़ती हैं, जब करनी के अंदर संख्याएं समान हो। यदि करनी के अंदर संख्याएं समान होती तो फिर उनकी जो बाहर की संख्याएं जुड़ जाती और वो वैसे आ जाती, लेकिन इसका उत्तर कुछ नहीं होगा, जी रहेगा। तो ये सरल हो चुका है, समझ पाए, है ना। ये था आपका पहला सवाल। बात करते हैं दूसरा सवाल की। दूसरा सवाल क्या है, 3 करनी 3, है ना। एक कोष्टक में क्या है, 3 धन करनी 3 गुणा में दूसरे कोष्टक में क्या है, 3 ऋण करनी 3, जी, है ना। तो देखो इस 3 का गुणा होगा इस 3 में, तो 3 तिरका 9 हो गया। फिर इस 3 का गुणा होगा इसमें, तो एक बाहर का गुणा बाहर, इस करनी 3 के बाहर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 3 एकम जी क्या है, धन का है, जी ऋण का है, धन ऋण का गुणा हुआ तो ऋण का, 3 एकम 3 और करनी के अंदर जो है तो वो करनी के अंदर ही रहेगा। फिर इसकी बात करते हैं, इसका गुणा होगा इसमें, इसके बाहर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो धन 3 एकम 3 और करनी के अंदर क्या है 3, तो वो 3 ही रहेगा। फिर इसका धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, करनी 3 और करनी 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। या हम ये लिख सकते हैं 3 गुणा 3 भी लिख सकते हैं ना। तो देखो जी क्या है, जी क्या है, धन का करनी 3, जी क्या है, ऋण का 3 करनी 3 और जी क्या है, धन करनी 3, तो 3। अब जी हमने आपको सिखाया है कि देखो जब करनी के अंदर की संख्याएं समान है, यहाँ पर क्या है अंडर रूट करनी 3, यहाँ पर क्या है अंडर रूट करनी 3, है ना। देखो यहाँ पर क्या है अंडर रूट करनी 3, यहाँ पर क्या है अंडर रूट करनी 3। करनी के अंदर की संख्याएं समान है तो ये जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी, जो कुछ होना होगा, है ना। तो एक संख्या ऋण की एक संख्या धन की तो क्या होंगी, घटेंगी। अब कौन घटेगा, 3 में से 3 गया, जी संख्या नहीं घटती, करनी के अंदर की संख्या नहीं घटती, वो तो हमेशा साथ रहेगा। 3 में से 3 गया तो क्या बचा, 0 करनी
3 और 0 का करनी 3 में गुणा होगा तो ये सब कुछ क्या कर देगा 0 है ना, तो ये खत्म हो जाएगा, मतलब जी से जी कट जाएगी। क्या बचा 9 ऋण 9, जी क्या लिखा है करनी 9 लिखा है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3, जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, यहाँ फिर जी लिख सकते हैं 3 का वर्ग, 3 का वर्ग लिखो या 3 गुणा 3 लिख दो, तो 3 का एक जोड़ा बनाना तो 3 बाहर आता, जोड़े में से एक बाहर आ जाता है, तो वर्ग से करनी कट गई, तो क्या बचा 9 ऋण 3 है ना, क्या आ गया हमारे पास 9 ऋण 3, और 9 में से 3 जाएगा तो उत्तर क्या आ जाएगा 6, तो हमारा उत्तर क्या है इसका 6 हो जाएगा है ना। ये था आपका कौन सा सवाल, दूसरे का है ये दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा है, समझ पाए हो। अब बात करते हैं दूसरे के तीसरा की है ना, दूसरा का तीसरा सवाल है आपका करनी 5 धन करनी 2 का होल वर्ग, मतलब इसके अंदर क्या लगी है वर्ग लगा हुआ है ना, तो देखो वर्ग का मतलब होता है समझ लो, यदि किसी संख्या पर वर्ग लगा है तो इसका मतलब है वह संख्या 2 बार लिखिए, जैसे x पर वर्ग लगा, x के ऊपर 2 की घात को क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं है ना, तो x के ऊपर 2 की घात लगी है, इसका मतलब है इसको 2 बार लिखना है, किस में गुणा में, x के ऊपर 2 की घात मतलब x गुणा x, y के ऊपर 2 की घात मतलब y गुणा y, 5 के ऊपर 2 की घात मतलब 5 गुणा 5, 10 के ऊपर 2 की घात मतलब 10 गुणा 10, समझ पाए हो। तो देखो यहाँ पर किस पर लगी है घात, इस पूरे पर, तो इसका मतलब इसको 2 बार लिख लो है ना, करनी 5 धन करनी 2, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में करनी 5 धन करनी 2, ऐसा लिखा जाएगा ना। तो ये दोनों क्या है गुणा में कर दो, गुणा करनी 5 का गुणा 5 होगा तो 5 25 करनी के अंदर है ना, धन इसका गुणा इसमें होगा तो 5 दूनी 10, करनी के अंदर का संख्याओं का गुणा 5 दूनी 10, करनी के अंदर क्या आ गया 10, जो हो गया धन, इसका गुणा होगा इसमें तो 2 पंजे 10 धन, करनी 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4 है ना, लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है 5 का वर्ग, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 का वर्ग, ये क्या है करनी 10, ये क्या है 1 करनी 10, जी क्या है 1, बाहर कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है ना। तो देखो हमने क्या देखा, जी करनी 10 है, जी करनी 10 है, करनी के अंदर संख्याएं समान है तो ये जुड़ जाएंगी, लेकिन कौन जुड़ेगा जी करनी के अंदर की संख्याएं नहीं जुड़ेंगी, इनके बाहर क्या है जी जुड़ेगा, इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 1 है, तो 1 और 1 2, 1 करनी 10, 1 करनी 10 कितनी हो जाएंगी 2 करनी 10 है ना, और ये क्या हो जाएगा 4, किसका वर्ग होता है, चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं वर्ग से करनी कट गई, वर्ग से करनी कट गई, तो क्या आ जाएगा 5 धन 2 करनी 10 धन 2, तो 5 और 2 क्या आ जाएगा 7 धन 2 करनी 10, जी हमारा उत्तर है, समझ पाए होगे है ना। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो ये था हमारा क्या तीसरा सवाल था। इसी का चौथा सवाल भी पढ़ते हैं ना, चौथा सवाल है पढ़ते हैं, इसको मिटाएं है ना। इसका चौथा सवाल है, क्या है चौथा सवाल, करनी 5 ऋण करनी 2, करनी 5 ऋण करनी 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में करनी 5 धन करनी 2, करनी 5 धन करनी 2, तो 5 का गुणा इसका, पहले इसका गुणा इन दोनों में होगा, फिर इसका गुणा इन दोनों में होगा है ना, तो 5 का गुणा 5 में होगा तो 5 25 से हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, मतलब 5 का वर्ग भी लिख सकते हैं ना, 5 का गुणा 5 में होगा तो 5 25 धन 5 का गुणा इसमें होगा तो 5 दूनी करनी के अंदर का गुणा करनी के अंदर 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा करनी 10 हो जाएगा, समझ पाए। अब इसका गुणा होगा जी ऋण का है, जी धन का है, ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण, 2 का गुणा 5 में होगा तो 2 पंजे 10, और जी ऋण का है, जी धन का है, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4, जी क्या है 5 का वर्ग है ना, जी क्या है 5 का वर्ग है, और जी एक बार धन का करनी 10 है, एक बार ऋण का, तो जी इससे कट जाएगा, क्या बच जाएगा ऋण, जी किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो वर्ग से करनी कट गई, वर्ग से करनी कट गई, 5 ऋण 2, तो 5 में से 2 गया, उत्तर क्या आ गया हमारा 3, तो उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 3, समझ पाए। तो ये थे हमारे 1.4 के
सवाल। अब बात करते हैं तीसरा सवाल की। तीसरा सवाल है ना, तीसरा सवाल हालांकि परीक्षा की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है तो हम उसको बताते हैं। उसने पूछा है कि आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है ना, सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा ना। तो सवाल क्या है कि पाई क्या है, एक वृत्त की परिधि है, ठीक है, परिधि है, जिसको उसने बोला है कि मान लीजिए सी है, परिधि क्या मान ले, सी। हम जानते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त कौन सा सवाल की बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं सवाल तीसरा सवाल के ना। तो तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है। तो उसने क्या बोला है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। उसने बोला है इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए वृत्त की परिधि को, क्या आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, और उसके व्यास, व्यास को मान लीजिए कि क्या होगा, व्यास का मतलब व्यास हो जाएगा मान लो डी। जो डी होता है, व्यास जो होता है परिधि के दोगुने के बराबर होता है, जो व्यास होता है डी बराबर क्या होता है 2r। तो उसने बोला है कि परिधि बटे व्यास क्या होगा, परिधि बटे व्यास। तो आप ही बताओ परिधि क्या है हमारी 2πr और व्यास क्या है 2r है ना। तो 2r से 2r कट जाएगा जी, r जी 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, क्या बच गया पाई, और पाई को क्या मानना है उसने सी। तो वो ये बोल रहा है कि सी बटे डी जो होगा, सी बटे डी कि इस सी बटे जो डी होगा, क्या इस तत्व का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत नहीं होता कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए है इस प्रकार का कोई भी विरोध नहीं हो रहा है इस सवाल में कि पाई एक अपरिमेय, हाँ हम मानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सी और डी क्या है हमारी, सी है हमारी परिधि और डी क्या है, तो ये एक संख्यात्मक मान हो गया ना। तो ऐसा कुछ इसमें अंतर्विरोध नहीं हो रहा है ना। बात करते हैं चौथा सवाल की। चौथा सवाल है संख्या रेखा पर हमें दिखाना है कर्णी 9.3 को। चौथा जो सवाल है हमें क्या करना है कि संख्या रेखा पर 9 कर्णी 3 को इसको दिखाना है। तो ये सवाल है ना, इस सवाल को हल करने के लिए हमें प्रकाल की और स्केल की आवश्यकता होगी। तो इस बोर्ड पर तो वो सवाल हो नहीं सकता है ना, तो इस सवाल को हम कॉपी में बताएंगे आपको। बात करते हैं पांचवा सवाल की। पांचवा सवाल में हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं में हरों का परिमेयकरण करना है। तो क्या करना है, हरों का परिमेयकरण। तो आइए समझते हैं, सीखते हैं कि ये परिमेयकरण क्या कहलाता है, कैसे किया जाता है। तो अपन सवाल से ही करते हैं। तो पहला सवाल तो नॉर्मल सा है, क्या है 1/7। इसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो देखो इसके बीच कोई संख्या नहीं, सिंगल संख्या है ना। तो परिमेयकरण में क्या होगा, इसी संख्या का हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कर्णी 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये कहलाया जाएगा हर का परिमेयकरण। जी कब होगा, क्योंकि देखो इस संख्या में क्या है कि कोई और संख्या नहीं, सिर्फ सिंगल कर्णी 7 एक संख्या है, इसलिए इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, जी कहलाएगा हर का परिमेयकरण। तो कर्णी 7 का 1 में गुणा होगा तो कर्णी 7 बटे कर्णी 7 का गुणा कर्णी 7 में होगा। तो आप एक बात याद रखो है ना, बार बार अपन ऐसे नहीं करेंगे कि 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 7 या 49, फिर 7 का वर्ग करेंगे, वर्ग से कर्णी काटेंगे। तो आप एक बात हमेशा के लिए सीख लो कि जब भी दो कर्णी के अंदर की संख्याएं समान हो और उनका गुणा होता है तो वही संख्या बाहर आ जाती है। हमारे कहने का मतलब यदि आप कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करोगे तो उत्तर क्या आएगा, 3 3 का 9 है ना, और 9 क्या होता है, 3 का वर्ग होता है। तो वर्ग से कर्णी कट जाएगी, उत्तर क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। उत्तर क्या आ गया हमारा, 3 ही आ गया। जैसे हम बात करते हैं, हमने लिखा कर्णी 5 गुणा कर्णी 5, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कर्णी 5 और 5 का गुणा होगा तो 5 25, या फिर ऐसा लिखो 5 गुणा 5, बात बराबर है, आप चाहे 5 गुणा 5 लिखो या 25 लिखो। तो जब कर्णी के अंदर की संख्याएं समान होती हैं, कर्णी के अंदर की संख्याएं क्या हो, समान हो और उनका गुणा होता है, जैसे कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करो, या कर्णी 5 का गुणा कर्णी 5 में करो, कर्णी 7 का गुणा कर्णी 7 में करो, किसी भी संख्या में कर्णी के अंदर की संख्या का कर्णी के अंदर की संख्याओं में करो तो वही संख्या क्या आ जाएगी बाहर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जोड़े से एक संख्या बाहर आ जाती है। तो कर्णी 7 का गुणा कर्णी 7 में होगा तो क्या आ जाएगा, 7 7 या 49, और 49 होता है 7 का वर्ग, तो वर्ग से कर्णी कट जाएगी, मतलब 7 का गुणा 7 में करोगे तो बाहर 7 ही जाएगा, इस विधि के द्वारा ना। तो ये हो गया हमारा क्या, हर का परिमेयकरण। समझ में आया इस सवाल में। ये था आपका 5वें का
पहला सवाल। बात करते हैं 5वें के दूसरे सवाल की, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि परिमेयकरण क्या है। तो दूसरा सवाल है हमारा किसका, 5 का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है हमारा, 1/7 ऋण करनी 6। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। क्या करें, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण क्या करना है इसमें, हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में क्या होता है, एक बार इसको ज्यों कहते हैं लिख लो, है ना। इस सवाल में क्या करना है हमें, इस सवाल में हर का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण में क्या होगा, यही संख्या ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। जैसे जी करनी 7 और करनी 6, इसी संख्या का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। सिर्फ अंतर क्या है कि दोनों जगह यहाँ पर माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। दोनों जगह क्या था, यदि यहाँ पर माइनस है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी दोनों संख्याओं में जो आपके पास नीचे जो संख्या है, हर के परिमेयकरण में जो संख्या थी वही संख्या वही रहेगी, वही संख्या ऊपर रहेगी, वही संख्या नीचे रहेगी। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर ऋण था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन हो के बीच में जो चिन्ह हो, दो संख्याओं के बीच में जो चिन्ह हो वह पलट जाएगा। धन होगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण होगा तो धन हो जाएगा, और उसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो करनी 7 का 1 में गुणा होगा तो करनी 7 धन, करनी 6 का गुणा होगा तो करनी 6 ही रहेगा। बस यहाँ पर देख लो, अभी जब हमने एक सूत्र, जब अपन इस प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे थे तो हमने एक सूत्र बताया था। क्या बताया था, यदि ऐसा है आपके पास करनी A धन करनी B एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में करनी A ऋण करनी B, है ना। देखो A करनी A धन करनी B, करनी A ऋण करनी B, तो इसका उत्तर क्या होगा, A ऋण B। सीधी सी बात, इसका उत्तर क्या होगा, जी होगा। देखो यहाँ पर वही है, करनी 7 ऋण करनी 6, करनी 7 ऋण करनी 6, और दूसरी कोष्टक में करनी 7 धन करनी 6, और दोनों का क्या होना है, देखो मल्टीप्लाई, दोनों का क्या होना है, गुणा होना है। तो गुणा होकर क्या आ जाएगा, A ऋण B। तो A की वैल्यू क्या है, यदि हम इसकी तुलना, इस सूत्र की तुलना यहाँ से करें तो A बराबर क्या है 7, A बराबर क्या आ जाएगा 7, और B बराबर क्या है हमारे पास 6। तो उत्तर क्या आ जाएगा 7 ऋण 6। इस सूत्र की सहायता से, या फिर आप खुद देख लो कि जी क्या, A ऋण B A धन B, तो क्या होगा A का वर्ग ऋण B का वर्ग, तो वर्ग से करनी कट जाएगी। या फिर इस सूत्र को लगाओगे तो A, इस सूत्र का मतलब क्या होता है A ऋण B, तो इस सूत्र में A क्या है करनी 7, B क्या है करनी 6, तो क्या हो जाएगा A ऋण B, तो 7 ऋण 6। तो उत्तर आ जाएगा करनी 7 धन करनी 6, और 7 में से 6 गया तो बटे में क्या आ गया 1, और बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, करनी 7 धन करनी 6। ये था आपका सवाल, है ना। पांचवा का तीसरा सवाल है ना। पांचवा का तीसरा सवाल है हमारा 1/1 करनी 5 धन करनी 2। क्या करना है इसमें, हर का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में क्या होता है, अपन जानते हैं कि जो संख्या नीचे लिखी हुई है ना, हर का परिमेयकरण किसका करना है, हर। ऊपर का कहलाता है अंश, नीचे का कहलाता है हर। तो हमें इसका परिमेय मतलब नीचे की संख्या का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण में क्या होगा, इसी संख्या का गुणा हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों जगह, ऊपर और नीचे दोनों जगह इसी संख्या का गुणा हो जाएगा। बस अंतर क्या है, यदि इधर धन है तो ऋण करके गुणा कर दो, यदि यहाँ ऋण होता तो धन करके गुणा कर देंगे। तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। तो करनी 5 का गुणा 1 में होगा तो करनी 5 एकम करनी 5, ऋण करनी 2 का 1 में होगा तो करनी 2 एकम करनी 2 बटी, यहाँ पर क्या A धन B। देखो करनी 5 करनी 5 करनी 2 करनी 2 धन ऋण। तो जी इस सूत्र के भांति है ना। तो क्या होता है सूत्र, जी होता है कि यदि एक कोष्टक में A धन भी है, एक कोष्टक में A ऋण भी है, तो देखो वास्तव में क्या होता है, करनी A का वर्ग ऋण, यहाँ पर करनी B का वर्ग होगा, तो वर्ग से करनी कट गई, वर्ग से करनी कट गई, क्या आ जाता है A ऋण B। तो जी आ जाता है सूत्र, है ना। तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर देखो इस, यदि हम तुलना करें तो A बराबर क्या है हमारे पास
A बराबर है हमारे पास 5 और B बराबर क्या है हमारे पास 2। तो क्या हो जाएगा A ऋण B मतलब 5 ऋण 2। तो क्या हो जाएगा करनी 5 ऋण करनी 2 और 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 3। जी हो जाएगा हमारा उत्तर। समझ पाए होगे, है ना। जी बात है अगला सवाल एक और है ना। तो चौथे सवाल की बात करें, उसको हम आपको डिटेल से और करवाएंगे, है ना। तो करते हैं अगले सवाल की बात। क्या है हमारा अगला सवाल, है ना। इसको मिटा देते हैं क्योंकि उस सवाल को हम आपको और डिटेल से करवाने वाले हैं। यदि चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अपन ये सवाल करने वाले हैं। करनी 7 क्या है 1/7 ऋण 2, 1/7 ऋण 2। इसमें क्या करना है, हर का परिमेय करण। तो कर देते हैं 1/7 ऋण 2 है, इसी का गुणा हो जाएगा कहाँ ऊपर, है ना। ऊपर नीचे किस में, सिर्फ चिन्ह बदल के। करनी 7 धन करनी 7 धन 2 और करनी 7 धन 2। तो करनी 7 का एकम गुणा हो तो करनी 7 एकम करनी 7 धन 2 एकम 2। तो ऊपर का गुणा तो 1 में होना था, इसका गुणा 1 में करेंगे तो जो कहते हैं जी आ जाएगा बटे। अब देखो इसको हम फुल से करते हैं। इसका गुणा इसके साथ होगा, पहले इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा, फिर इसका गुणा इसमें। तो करनी 7 का करनी 7 के साथ गुणा होगा। तो हमने बताया 7 सतैया 49 या करनी 7 गुणा 7, 7 का गुणा इसमें होगा तो 7 का गुणा 7 में होगा तो करनी 7 करनी के अंदर 7 गुणा 7। इसका गुणा इसमें होगा जी क्या है धन धन तो धन 7 का गुणा 2 में होगा। तो देखो करनी के अंदर का गुणा करनी के अंदर होता है और बाहर का गुणा बाहर होता है। तो जी करनी के अंदर है, यहाँ तो करनी के अंदर कोई संख्या ही नहीं है 2 है, तो इसके बाहर क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो जी बाहर है, जी बाहर, तो बाहर का गुणा बाहर 2 एकम 2 और इसके साथ क्या लगा हुआ तो करनी 7, तो ये आ जाएगा करनी 7। ठीक है, इसका गुणा इन दोनों में हो गया। अब इसका गुणा 2 का गुणा होगा इसमें, तो धन जी ऋण है जी धन है, धन ऋण का गुणा हुआ तो ऋण। अब देखो इसके बाहर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 का गुणा हो बाहर का गुणा बाहर 2 एकम 2 और जी क्या लिखा है करनी 7, तो करनी 7। और धन जी सॉरी जी क्या है ऋण, जी क्या है धन, धन ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण 2 दूनी 4। इसको हल करोगे आप तो जेहेतु एक बार धन का एक बार ऋण का तो कट जाएगा। करनी 7 और करनी 7 का गुणा होगा तो बटे में क्या आ जाएगा 7 जी बाहर आ जाएगा, क्योंकि जोड़े से एक संख्या बाहर आ जाती है। या जी बोल दो 7 सतैया 49 और 49 7 का वर्ग से करनी कट जाएगी। इसमें क्या है जी बचा जी 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचा 4। ऊपर क्या है आपका करनी 7 धन 2। तो हमारे उत्तर में क्या हो जाएगा करनी 7 धन 2 बटा 7 में से 4 गया क्या बचा 3। तो जी हो जाएगा हमारा क्या उत्तर। समझ पाए होगे, या वो सूत्र चाहो तो आप वो सूत्र भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार जी हमारा 1 प्रश्नावली 1.4 समाप्त होती है। पढ़ते हैं कल 1.5 का इंट्रोडक्शन और फिर करेंगे 1.5 के सवाल।